नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास एपिसोड में, जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। बहुत सारी रोचक खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी में जिस सिस्टम को सरकार अपनी उपलब्धि बताती है, उस सिस्टम को उनके अपने ही नेता अब बेकार बता रहे हैं। ये एक तरह से पुलिस और विधायकों के बीच टकराव के तौर पर भी देखा जा सकता है। बात हो रही है यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर, जिसमें विधायक और पुलिस के बीच लगातार टसन बनी हुई है और ये टकराव एक तरह से बढ़ता जा रहा है। मामला यूपी के दो जिलों का है, जहां गाजियाबाद और आगरा में विधायकों ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के नेता बाकायदा चिट्ठी लिखकर इसका विरोध जता रहे हैं और सरकार कमिश्नरेट सिस्टम को बेहतर बताने पर तुली हुई है। जो फील्ड में लोग मौजूद हैं वो क्या महसूस करते हैं और जो लखनऊ में बैठकर कानून बनाते हैं वो क्या महसूस करते हैं, इस विरोधाभास को इस खबर में आप महसूस करिएगा। बात गाजियाबाद से शुरू हुई थी, जहां पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कमिश्नरेट सिस्टम को बेकार बताया। कमिश्नर को उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने के वायसराय की तरह है, जहां पर जनरल साहब से न तो कोई मिल सकता है, न आम आदमी का कोई काम होता है। जितने अधिकारी उतनी ज़्यादा परेशानी। नंदकिशोर गुर्जर बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब आगरा के विधायक जीएस धर्मेश ने अपने कमिश्नरेट को कमीशन रेट कह दिया। यानी कि उन्होंने विपक्ष को एक मौका दे दिया कि सरकार की इस उपलब्धि पर अब वो भी उंगली खड़ी करे। हालांकि जीएस धर्मेश पुराने नेता हैं, योगी की पिछली सरकार में मंत्री भी थे, इस बार विधायक हैं, और उन्होंने साफ ये कहा कि कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली भाजपा नेताओं को दुखी कर रही है। प्रदेश सरकार जो महानगरों में व्यवस्था लेकर आई थी, वो व्यवस्था सिर्फ अफसरों की संतुष्टि तक सीमित होकर रह गई है। पुलिस कमिश्नरेट को लेकर जब बात आती है तो बात आती है कि पुलिस में जब आदमी बूढ़ा होने लगता है, रिटायरमेंट की ओर बढ़ता है, तब उसको कप्तानी करने के लिए कमिश्नरेट में भेजा जाता है। यानी कि एडीजी और आईजी लेवल के अफसर इस व्यवस्था में पुलिस कप्तानों की तरह काम कर रहे हैं। उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, उनके जवानी के दिन भी याद आ रहे हैं, उनको तो पूरा भरपूर आनंद मिल रहा है। लेकिन इस सिस्टम के तहत इतने बड़े अधिकारी अब सीधे जनता से मेल जोल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जिलों में नेताओं और अधिकारियों में टकराहट बढ़ रही है, क्योंकि सारे अधिकार कमिश्नर के पास हैं। डीसीपी लेवल के अफसर फील्ड में मौजूद रहते हैं, विधायक एमपी से सीधे मिलते हैं, वो भी एसपी लेवल के अफसर हैं, आईपीएस होते हैं, लेकिन निर्णय कमिश्नर को करना होता है। तो इस सिस्टम से अगर विधायक, नेता, कार्यकर्ता और जनमानस संतुष्ट नहीं है, तो सरकार को पलटकर पीछे देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी जो फौज कमिश्नरेट में लगाई और इतने बड़े बड़े नाम लेकर तमगे दिए गए, इसका परिणाम क्या है। भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं। वैसे आरोप और ये परिणाम दोनों ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि दोनों जगहों पर अलग अलग व्यवस्था काम कर रही है। कभी निगरानी ज़्यादा बढ़ जाती है तो परिणाम अच्छे आने लगते हैं, कभी ढिलाई हो जाती है तो इधर वाला पड़ा भारी हो जाता है, कमाई बढ़ जाती है। नंदकिशोर गुर्जर हो या जीएस धर्मेश, ये लोग तो बोल दिए, इन लोगों ने चिट्ठियाँ लिख दी, लेकिन बहुत सारे विधायक, एमपी इस तरह के हैं, सांसद, जो इस व्यवस्था से दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। आज किसी अफसर की इस बात को लेकर आलोचना नहीं है
कि वो कमिश्नर है तो इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या विधायक नाराज हैं। रविंद्र गौड़ हो या अजय मिश्रा, दोनों अफसरों की छवि बेहतर रही है। जे रविंद्र गौड़ एक सज्जन और सरल अफसर के तौर पर पहचान रखते हैं, वो आगरा के पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन नीचे इतना बड़ा जो तंत्र फैला है उसकी निगरानी आसान नहीं है। यही वजह है कि आगरा कैंट के विधायक ने पुलिस पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के, भाजपाइयों के उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अब इस पर सरकार कितनी गंभीर है या इन खबरों से ही अफसर नीचे कार्रवाई कर देते हैं तो शायद विधायक जी की नाराजगी दूर हो जाए। अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 डीएम इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। ये दोनों डीएम किसी महानगर में नहीं हैं, पिछड़े इलाकों में हैं, गरीब इलाकों में हैं, लेकिन उनका काम अब बोल रहा है। बोला तो पहले भी था, लेकिन आज इस खबर के बहाने सरकार को एक जगाने के लिए एक संदेश देने की भी कोशिश है कि बड़े बड़े जिलों में कैवाल टाउन की चाहत रखने वाले आईएएस अफसर जो काम करते हैं, उनकी तुलना में छोटे छोटे जिलों में जाकर जिला अधिकारी के रूप में सरकार की योजनाओं को अफसर और जनता के बीच किस तरह से तालमेल बिठाकर काम हो रहे हैं, उधर भी लोगों की निगाह जानी चाहिए। इन दोनों जिला अधिकारियों के देवरिया की डीएम हैं दिव्या मित्तल और औरैया के डीएम हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी। इनकी कार्यशैली की गूंज अब लखनऊ तक साफ सुनाई पड़ रही है और इस गूंज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिव्या मित्तल इससे पहले मिर्ज़ापुर में जो उन्होंने नाम कमाया था वो चीज़ें रुकी नहीं हैं। उनको हटाने के बाद भी, सरकार ने दंड देने के बाद भी जब दोबारा मौका दिया तो वो फिर उसी फॉर्म में, उसी शिद्दत से और संवेदनशीलता के साथ गरीब जनमानस की देवरिया जिले में मदद कर रही हैं। तो मिर्ज़ापुर के अनुभव को आगे बढ़ाते हुए दिव्या मित्तल एक लोकप्रिय जिला अधिकारी साबित हुई हैं। गरीबों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में, अधिकारियों से धूप में खड़े होकर काम लेने में, बाढ़ में, नदी में, गांव गरीब तक खाना पहुंचाने में, हर जगह दिव्या मित्तल एक कामयाब अफसर के तौर पर उभर रही हैं। उनका काम ज़बरदस्त है और उसकी तारीफ उत्तर प्रदेश में हो रही है। महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा करने में उन्होंने जीआईसी की एक छात्रा को भी एक दिन का डीएम बनाकर मीटिंग कराई और उससे फैसले कराए। फरियादियों की समस्याएं, आम पब्लिक की समस्याएं जिलाधिकारी कैसे सुनते हैं, ये एक छात्र के मन पर उनकी कुर्सी पर बैठकर एक जो नई छाप आई है, ये एक अच्छा अनुभव देकर जाएगी। अब इंद्रमणि त्रिपाठी के बारे में कहना होगा कि जिलाधिकारी के रूप में राज्य सेवा के एक अफसर बेहद लोकप्रिय हो गया है। मात्र 3-4 महीने उनको जिलाधिकारी बने हुआ है, लेकिन गरीबों के पसीने की बदबू से दूर भागने वाले अफसर इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर देखेंगे तो वो गरीबों के पोटली में लाए हुए खाने को भी उनके साथ बैठकर खा रहे हैं और जिनके पास आने जाने का किराया नहीं है, उनको सरकारी वाहन से उनके घर तक छुड़वा रहे हैं। इंद्रमणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के इस पिछड़े इलाके में, इस पिछड़े जिले में एक नया माहौल प्रशासनिक स्तर पर तैयार किया है। गांव में गरीबों के बीच पहुंचकर बैठकर डीएम एक आम आदमी की तरह उनके साथ फासले कम कर रहे हैं। खतौनी की समस्या, जिलों में तहसील दिवस में आने वाली परेशानियां, खेत मेड़ घूर, इन सब पर इंद्रमणि त्रिपाठी मौके पर जाकर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं हल की हैं। ये संवेदनशीलता का एक नया परिचय है और ये प्रशासनिक अफसर का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व और जिम्मेदारी है। स्वाभाविक है कि अफसर जब इस तरह के होंगे तो फरियादियों के चेहरे पर खुशी आएगी और वो जब उनसे मिलकर लौट कर जाएंगे तो उनको ये उम्मीद होगी कि हमें अब न्याय मिलेगी और न्याय सरल और सुगम हो, अफसर आसानी से उपलब्ध हो,
ये 2 जिलाधिकारी इस काम को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। योगी की सरकार में बहुत सारे डीएम हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुख्यमंत्री को भी ये देखना होगा कि जिस दिव्या मित्तल को सिर्फ उनकी विदाई पर उनके ज़िले में उनकी लोकप्रियता के चलते फूलों से सम्मानित किया गया था, उस नाराज़गी के चलते उनको कितना लंबा खामियाजा भोगना पड़ा। लेकिन उनकी दोबारा तैनाती ने फिर यह साबित किया कि दिव्या मित्तल अपने रास्ते पर सही थी, वो सही हैं और आगे भी सरकार में ऐसे अफसरों की हमेशा ज़रूरत रहेगी। बहरहाल इन मर्द त्रिपाठी और दिव्या मित्तल दोनों को बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो इस प्रदेश की तरक्की में गांव और गरीब के दुख दर्द को दूर करने में अपना 100% योगदान ऐसे ही देते रहें। अब बात यूपी के एक और बेहद चर्चित अफसर की, जिन पर योगी सरकार का बड़ा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में ये विभाग बहुत राजस्व देता है। पहले इसको लोग सेल टैक्स के नाम से जानते थे, अब ये जीएसटी विभाग कहा जाने लगा है। जीएसटी जो सेल टैक्स विभाग है, इन दिनों एक अफसर की जो सख्ती से वो बहुत बेहाल है। मामला इस कदर है कि न दिन को चैन है न रात को नींद आ रही है। जब से एम देवराज जीएसटी विभाग के प्रमुख सचिव बने हैं, तब से उनके फरमान से अधिकारी हलकान हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो दे दनादन चल रही है और तमाम सारे लोगों को सिफारिश कराना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। हालत तो तब और ख़राब हो जा रही है जब शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खुलवाए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और अफसरों की रोज़ क्लास लेते हैं। काम करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन 7 दिन काम करना आसान भी नहीं है। 6 दिन के बाद रविवार के दिन लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद आज छुट्टी है, थोड़ी राहत होगी, लेकिन एम देवराज सुबह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर शुरू हो जाते हैं और दोपहर तक एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर तक की सारी कुंडलियां खंगालते रहते हैं। कई बार तो उनका यह दबाव है कि जीएसटी बढ़वाओ, जीएसटी बढ़वाओ और 20 तारीख से पहले जीएसटी जमा करा दो व्यापारियों से। कई अफसरों ने कहा साहब कि ये 18 से 20 के बीच में ही व्यापारी जमा करते हैं, उससे पहले कहाँ वो जमा कर दे, हर महीना जमा होती है, उससे पहले हम पकड़ के ज़बरदस्ती कैसे जमा करवा दें। लेकिन देवराज ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 के अफसरों को एकदम चूड़ी टाइट कर रखी है। न खाएंगे न खाने देंगे, न घर जाएंगे न तुम्हें जाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। देवराज लगातार अभियान पर हैं। उनके इस अभियान से जो सेल टैक्स के कमिश्नर हैं नितिन बंसल और एडिशनल कमिश्नर हैं धनंजय शुक्ला, ये दोनों तो छिप गए हैं। लेकिन एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कहाँ जाएं, बाकी ऊपर वाले छिपे रहें। अभी पिछले दिनों वो कानपुर के दौरे पर गए। कानपुर में ऐसी मैराथन मीटिंग चला दी कि शायद आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं ली होगी। सवेरे 10 बजे से रात के 10 बजे तक जीएसटी की मीटिंग चली। सोचिए कि अफसरों के पसीने आ गए, क्या क्या गति हुई होगी। वहीं खाओ, वहीं बैठो, वहीं पर काम चालू रखो। अब संडे को जब मीटिंग लगती है तो स्वाभाविक है कि भाई स्क्रीन पे तो एडिशनल कमिश्नर का चेहरा रहता है, लेकिन जानकारी देने के लिए पूरा ऑफिस खोलना पड़ता है। सब बाबू से लेके तमाम और अधिकारी बुलाए जाते हैं। कोई चीज़ पूछ ले, प्रमुख सचिव नाराज हो जाए, कागज़ तैयारी रखो। कानपुर, प्रयागराज, आगरा, तमाम जिलों में सब जगहों पर बाकायदा एडिशनल कमिश्नरों ने लिखित आदेश जारी किया कि भाई संडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी रखिएगा, प्रमुख सचिव लेंगे। 7 दिन ये वर्चुअल समीक्षा का ऐसा भूत डरा रहा है जीएसटी के अफसरों को कि अगर परिणाम नहीं दिया तो फिर जीना दुश्वार हो जाएगा। वैसे देवराज को लोग एक और नाम से जानते हैं, लेकिन वो यहाँ कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि वो दागी अफसरों का भी उन्होंने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया है।
और उनकी फाइल वो अपने अलमारी में ताला बंद करके भी रखते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करते। तो उनके इन दिनों किस्से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एनेक्सी में लोक भवन में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहाँ नियुक्ति सचिव का भी उनके पास काम है, और देवराज 12 बजे तक भी काम करते हैं रात में, किसी को कार्रवाई की भनक नहीं लगने देते। अब अगर वो राजस्व बढ़ाने में कामयाब हो जाए तब तो माना जाएगा कि भाई सरकार का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी मंशा अच्छी है और प्रदेश का इससे भला हो रहा है। लेकिन सब कुछ सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में रखने के चलते देवराज बिजली विभाग का काफ़ी भट्ठा बैठा के आए हैं। ईमानदारी के नाम पर उनको फिर से दोबारा से पद दिया गया है। एक बदनामी ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। अब जीएसटी के मामले में चोरी रोकना, राजस्व बढ़ाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। अब ये चुनौती में अगर वो कामयाब नहीं हुए तो वो एक नाकाम अफसर के तौर पर उत्तर प्रदेश में गिने जाएंगे। अब बात एक राजनीतिक खबर की, उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल से जुड़े हुए जो सहयोगी दल हैं उनकी दशा, दुर्दशा और दर्द की। जब लोकसभा चुनाव आया था तो ये छोटे छोटे जो दल थे, इनके नेताओं की बड़ी आवाभगत हुई। जो लोग चले गए थे उनको वापस बुलाया गया, भैया मान जाओ, आ जाओ, प्यार से बैठाया गया, मंत्री पद दिया गया और खूब मान सम्मान दिया गया। लेकिन जब नतीजा आया तो यूपी में बीजेपी कमज़ोर पड़ गई और उनके सहयोगी दलों की हालत भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, यानी कि इज्जत कम हो गई। अब आप ये कह सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए जैसी हालत हो गई, जैसे पहले थे वैसे अब हो गए, कहने को मंत्री हैं। आज हम चर्चा आपके सामने करेंगे बीजेपी के सहयोगी दल हैं जो 4, जिसमें निषाद पार्टी है, अपना दल है, आरएलडी है, सुभाषपा है। इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की, जिनको लेकर चुनाव बाद भाजपा में अब न वो गर्मजोशी है और सुर भी काफ़ी हद तक बदले हुए हैं। मामला इन बातों से समझा जा सकता है कि पिछले दिनों योगी सरकार ने मंत्रियों के जो प्रभार वाले जिले थे उसमें फेरबदल किया। जब फेरबदल हुआ तो जो सूची आई उसमें आप देखेंगे कि भाई जो बड़े तेज तर्रार नेता बनते थे, खास तौर से निषाद या राजभर, ये सब जो है इनके जिलों के प्रभार घटा दिए गए। संजय निषाद, आशीष पटेल, राजभर, ये सब 2-2 जिलों के पहले प्रभारी थे। अनिल कुमार तो नए मंत्री बने, इनको पहली बार प्रभारी दिया गया है, मुरादाबाद का बनाया गया है। लेकिन जो पहले से सरकार के साथ थे, कुछ तो अपने प्रमुख सचिवों से पीड़ित थे, कुछ के काम नहीं हो रहे विभाग में उसलिए पीड़ित हैं। संजय निषाद भी अपनी बेबाकी से बात रखते हैं हर जगह। लेकिन जब सूची आई तो 2-2 जगह जिलों की जगह इनका पर कतर दिया गया और कहा गया अब 1-1 जिलों तक सीमित कर दिया गया। वहीं अपना संजय निषाद अपनी संजय दृष्टि से देखें और विचार करें और रिपोर्ट दें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि संजय निषाद के पास पहले बहराइच और औरैया का प्रभार था, लेकिन अब उनको कानपुर देहात में सीमित कर दिया गया है। इसी तरह आशीष पटेल के पास सुल्तानपुर था और बस्ती था, अब खाली बस्ती बचा है। ओम प्रकाश राजभर के पास पहले अमरोहा था और भदोही था, अब वो हटाकर सुल्तानपुर कर दिया गया है खाली। ये तीनों नेताओं को 2 जिलों से हटाकर 1-1 जिलों में सीमित कर दिया गया। जबकि भाजपा ने अपने यहाँ के राज्य मंत्री जो हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, उनको भी 2-2 जिला दिया है। और ये जो तीनों सहयोगी दल वाले ये कैबिनेट मंत्री हैं चारों, लेकिन इनको 1-1 जिला दिया गया है। ऐसा नहीं कि जिला में कोनो बहुत मज़ा है या बहुत रुतबा बढ़ जाता है उससे, लेकिन सब एक राजनीतिक मैसेज दिया जाता है, पावर की ताकत का एहसास कराया जाता है और कमजोरी का भी एहसास कराया जाता है कि पहले बहुत दे दिया, अब थोड़ा ठीक से रहो, अब लाइन में चलो सबके साथ। तो प्रभार, नई सूची, इस पर ध्यान भले लोगों का न गया हो, लेकिन
इसका महत्व तो बहुत है। राजभर का कद तो बहुत बड़ा है, उनको तो बहुत मान मनौवल करके लाया गया था और बहुत भारी भरकम विभाग दिया गया। अब विभाग में ऐसा प्रमुख सचिव लगा दिया गया, कुछ कर न सको। और संजय निषाद के पास तो मछली, मछुआ, जाल, यही इससे नदी पानी के ऊपर कुछ है नहीं, तो विभाग में नहीं था। लेकिन सोचो, चलो कद बड़ा था, कद भी चला गया, अब पदे पद बचा है। जब आशीष पटेल की तरफ आइए तो वो तो लगातार, उनकी पत्नी केंद्र में मंत्री हैं और वो यूपी में मंत्री हैं, अच्छे विभाग दिए गए हैं। लेकिन चूंकि ओबीसी वाले, आरक्षण वाले मुद्दे पर, फिर उधर लोकसभा चुनाव में राजा भैया वाले मुद्दे पर, कई मुद्दे पर अपना दल में और भाजपा में मतभेद हुए, कई बार तालमेल नहीं बना, उसका असर और नज़ारा अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो बारीकी से देखने वाले लोग इन चीज़ों को भी देखें कि जहां सब कुछ बहुत हरा भरा नज़र आ रहा है, वहां अंदर कितने कांटे चुभ रहे हैं, कितना दर्द है, वो चेहरे पे आ रहा है लेकिन जुबान पर नहीं आ पा रहा है। वैसे पावर सेंटर में बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो आपको व्यक्तिगत जानकारी देती हैं, आनंद भी दिलाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते हम आज फिर आपको मुनव्वर राना के एक बहुत मौजू शेर के साथ छोड़ जाएंगे कि जिनको आप मिनिस्टर समझते हैं, जिनको आप बहुत पावरफुल और पैसे वाला समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको जनता में उतनी स्वीकारता हो या समाज में उनको उतना आदर सम्मान मिलता हो। तो सुनिएगा, इस शेर में सब कुछ छिपा है कि अगर दौलत से ही सबकत का अंदाज़ा लगाते हैं तो फिर ऐ मुफलिसी हम दांव पर कांसा लगाते हैं। और उन्हीं को सर बुलंदी भी अता होती है दुनिया में जो अपने सर के नीचे हाथ का तकिया लगाते हैं। वो शायर हो, आलिम हो कि ताजिब या लुटेरे हो, सियासत वो जुआ है जिसमें सब पैसा लगाते हैं। और गज़ल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, हम अपने नाम के आगे अभी भी राना लगाते हैं। नमस्कार।